पर किसी भी कार्य पर व्यय तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उसका ब्यौरेवार पर आकलन किसी सक्षम अधिकारी से स्वीकृत न करवा लिया और इसके लिए निधि का प्रावधान का व्यवस्था न करवा लिया जाए तब तक जो है किसी भी कार्य पर काम नहीं किया जा सकता। परंतु निम्नलिखित कार्यों पर किसी सक्षम अधिकारी की ब्यौरेवार प्राकलन की स्वीकृति के बिना ही व्यय किया जा सकता है। जैसे उन कार्यों पे व्यय जो तात्कालिक है और जिनके न करने से किसी जान या माल की हानि हो सकती है वैसे कार्यों पर बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के व्यय किया जा सकता है। तो वैसे कार्यों पर उन कार्यों पर व्यय जो तात्कालिक है और जिनके न करने से किसी जान या माल की हानि हो सकती है, जैसे बाढ़, दुर्घटना या बंद आकस्मिक कारणवश या भूकंप होने के कारण रेल की पटरी नष्ट हो जाने से जब रेल यातायात बाधित हो जाता है तो उसको चालू करने के लिए जो है व्यय तुरंत बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लिए बिना किया जा सकता। ठीक है। दूसरा पॉइंट है ऐसे कार्य जो तात्कालिक समझे जाते हैं परंतु एक में नहीं आते, जैसे यातायात की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित कार्य, ऐसे कार्य जिनके बारे में महाप्रबंधक यह समझे कि उन्हें ब्यौरेवार प्राकलन तैयार होने की निकटतम संभावित तारीख से पहले शुरू करना जरूरी है। ऐसे कार्यों को कार्यकारी इंजीनियर आरंभ करने का आदेश दे सकता है। ठीक है। परंतु उसकी एक रिपोर्ट बनाकर वह शीघ्र ही सक्षम अधिकारी के पास प्रशासनिक अनुमति के लिए भेज देता है। इसी रिपोर्ट को तात्कालिकता प्रमाण पत्र कहते हैं। इसके साथ निम्नलिखित सूचनाएं भी भेजी जाती है। पहला, कार्य का ब्यौरा, इसको आरंभ करने की तिथि, ये क्या कारण है जो इस कार्य को इस श्रेणी में लाते हैं। चौथा है कार्य पर अनुमानित व्यय, यानी उस कार्य पर कितना खर्च हो। पांचवा है तारीख, जब तक कार्य के लिए ब्यौरेवार पर आकलन भेज दिया जाए। ठीक है। इसकी एक प्रति जो है लेखा कार्यालय को भेज दी जाती है और सक्षम अधिकारी प्रशासनिक अनुमति देने के समय कार्यकारी इंजीनियर को यदि उचित समझे तो इस बारे में हिदायत दे सकता है और एक तारीख निश्चित कर देता है। जब तक इस कार्य का प्राकलन लेखा कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। इस अनुमति एवं हिदायतों की एक प्रति लेखा कार्यालय को भी दी जाती है। यदि ब्यौरेवार प्राकलन निश्चित तारीख तक नहीं पहुंचता और यदि सक्षम अधिकारी की मंजूरी 1 महीने के अंदर नहीं आ जाती और देरी के लिए उचित स्पष्टीकरण नहीं आते हैं तो लेखा अधिकारी को इसकी रिपोर्ट महाप्रबंधक को करनी चाहिए। यही आपका अर्जेंसी सर्टिफिकेट। और दूसरा टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे कि लेखा का
व्यय अनुभाग में जो है ठेकेदार के बिलों का पास कैसे किया जाता है और उसमें क्या क्या जांच की जाती है। तो जब एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट से लेखा कार्यालय में ठेकेदार बिल आते हैं तो आजकल कंप्यूटर द्वारा जो है आई पास में उस पे आई पास नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है और उसको संबंधित डीलर को व्यय अनुभाग में दे दिया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? सुनाई पड़ रही है? हाँ सर सुन। यस सर सुन रहे सर। हाँ ठीक है। तो लेखा विभाग में जैसे ही वो आता है तो उसकी उस लेखा कर्मचारी द्वारा जांच की जाती है जिसमें यह देखा जाता है कि बिल निर्धारित फॉर्म पर बना हुआ है या टाइप किया हुआ है या कंप्यूटर निर्मित या स्याही से लिखा हुआ मूल रूप में है या नहीं, पहला। दूसरा, वाउचर के ऊपर उसी ठेकेदार एवं राजपत्रित अधिकारी का हस्ताक्षर है जो हस्ताक्षर करने के योग्य है। यदि बिल में कोई काट छाट है तो वह दोनों के द्वारा प्रमाणित कर दी गई है। तीसरा पॉइंट है, वह किसी समर्थ अधिकारी की सामान्य या विशेष मंजूरी के अंदर है। चौथा है, व्यय उसी अधिकारी द्वारा किया गया है जो व्यय करने के लिए सक्षम है। 5 में है, व्यय वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांतों का उल्लंघन तो नहीं करता है। छठा है, व्यय के लिए स्वीकृत बजट में प्रावधान है या निधि उपलब्ध है। 7 में है, विभिन्न मदों के लिए दर कार्य आदेश के अनुसार लगाए गए हैं और बिल में गणित संबंधी कोई त्रुटि नहीं है। 8 में है, व्यय का वर्गीकरण ठीक प्रकार से किया गया है और यदि व्यय किसी ठेकेदार के व्यक्तिगत खाते को डेबिट करता है तो उस खाते को डेबिट कर दिया गया है। पानी और भूमि शुल्क तथा आयकर की कटौती नियमानुसार कर ली गई है। नौवां पॉइंट है, नपाई करने में कोई देरी नहीं की गई है और नपाई के बाद बिल बनाने में कोई देरी नहीं की गई है। 10 में है, कार्य करने के लिए समझौते के अंतर्गत जो दर सुनिश्चित की गई है उससे अधिक दर सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बिना नहीं दी गई है। 11वां है, रनिंग एवं अंतिम बिलों का भुगतान ठेकेदारों की लेजर में खतौनी के आधार पर किया गया है। 12 में है, यदि किसी ठेकेदार को किसी कार्य के लिए मजदूरी एवं माल के लिए पैसे देने निश्चित किए गए थे और उसको यदि कोई माल रेलवे के द्वारा दिया गया है तो उस माल के मूल्य तो उसके बिल से काट लिया गया है। यदि ठेकेदार को केवल मजदूरी ही देना निश्चित किया गया था या अन्यथा कार्य के संबंध में कोई माल कार्य आदेश के अनुसार जारी किया गया है तो यह देखा जाता है कि जो माल दिया गया है उसकी मात्रा कार्य को देखते हुए अधिक तो नहीं है। ठीक है जी। 14 नंबर में है, जो कार्य किया गया है वह योजना एवं पराक्रम के आधार पर है। 15 में है, बिल अंग्रेजी या हिंदी में है, यदि किसी अन्य भाषा में है तो उसे अंग्रेजी या हिंदी में अनुवाद कर दिया गया है। बिल की राशि का कुल जोड़ शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखा गया है। 16 में है, कार्य के ठीक प्रकार से समाप्त होने का प्रमाण पत्र
बिल के ऊपर दर्ज कर दिया गया है। 17 में है कार्य निश्चित समय में पूरा कर दिया गया है, और यदि देरी हुआ है तो सक्षम अधिकारी द्वारा मंजूरी प्राप्त है। 18 में है नपाई मान्यता प्राप्त अधिकारी के द्वारा रिकॉर्ड की गई है और नपाई का तरीका भी ठीक है। 19 में है सब बिल जो पास किए जाते हैं उनका लेखा नपाई पुस्तक एवं ठेकेदारों की लेजर में कर दिया गया है। 20 में है ठेकेदारों के बिल से संबंधित रसीदी टिकट पर शुद्ध देय राशि के लिए रसीद दे दी गई है और यह प्रमाणित कर दिया गया है कि बिल अंतिम भुगतान स्वरूप मान्य है। और इसके बाद है कि परचेज ऑर्डर में जो जिसके ये सर्टिफिकेट जो है, जांच सर्टिफिकेट जिस कंपनी को जारी करने के लिए दिया गया है उसी कंपनी द्वारा जारी किया गया है या दूसरे कंपनी द्वारा जारी किया गया है। और यदि बिल में कोई काट छाट की गई है तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा अटेस्टेड किया गया है या इन सब चीजों को देखने के बाद जो है बिल को लेखा अधिकारी या अनुभाग अधिकारी के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। जब लेखा अधिकारी द्वारा यह पास हो जाता है तो बिल से संबंधित प्रविष्टियां वर्क्स रजिस्टर एवं ठेकेदार की लेजर में दर्ज कर दिया जाता है और उसके बाद जो है CO7 उसका तैयार किया जाता है और फिर दोबारा लेखाधिकारी के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। लेखा अधिकारी अकाउंट इन्वेस्टमेंट को काट देते हैं और CO7 पर हस्ताक्षर कर देते हैं। इसके पश्चात CO7 रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और CO7 नंबर एवं CO7 तिथि फॉर्म पर लगाई जाती है। बिल CO7 के साथ चेक बनाने वाले लिपिक को दे दिया जाता है, जो एक रेखांकित चेक ठेकेदार या उसके अधिकृत एजेंट या बैंक के नाम बनाता है। इसके साथ ही भुगतान के विवरण CO6 रजिस्टर में संबंधित प्रविष्टि के सामने जो बिल प्राप्त होने पर की थी लिखे जाते हैं। लेकिन आजकल जो है चेक नहीं बना के RTGS के थ्रू उस पार्टी को पेमेंट किया जाता है। ठीक है, और इसमें कहीं कुछ पूछना है? इसमें और कुछ पूछना है किन्हीं को? कुछ पूछना है तो बताइए। हेलो, हाँ, इसमें कुछ पूछना है ठेकेदार बिल में? ठीक है सर। है ठेकेदार बिल में और कुछ जानकारी चाहिए? समझ में आ गया ठेकेदार बिल कैसे वो आता है और उसका कैसे पास होता है और किस तरह से लेखा कार्यालय में उसकी जांच की जाती है? तो हम लोग वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांत भी थोड़ा देख लेते हैं, है ना, कि वित्तीय औचित्य का मानक सिद्धांत क्या होता है। तो स्वीकृत निधि से व्यय करने के लिए आवश्यक है कि खर्चे में मितव्ययिता के साथ साथ सक्षम अधिकारी स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व यह भी देखे कि व्यय का औचित्य स्पष्ट है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वित्तीय औचित्य के नियमों का पालन। यह नियम हर प्रकार के खर्चे के लिए लागू होते हैं और प्रत्येक अधिकारी का मार्गदर्शन करते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि खर्चा सरकारी उद्देश्यों के अनुसार व औचित्यपूर्ण हो, सरकारी उद्देश्यों के अनुसार हो और औचित्यपूर्ण हो। इसलिए किसी व्यय को करने के लिए मंजूरी देने वाले सक्षम अधिकारी को अपनी
वित्तीय संबंधी शक्ति का प्रयोग करने के समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। यह नियम वित्तीय औचित्य के मानक कहलाते हैं। पहला, किसी कार्य को करने के लिए मांगी जाने वाली धनराशि अवसर की मांग से अधिक तो नहीं है। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को व्यय करते समय सरकारी खजाने से निकाली गई राशि को व्यय इस प्रकार करना चाहिए जैसे कि एक साधारण व्यक्ति अपने पैसे के लिए करता है, उसी प्रकार से सरकारी पैसे का भी खर्च करना चाहिए। दूसरा है, किसी भी अधिकारी के द्वारा किसी व्यय को स्वीकृति प्रदान करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि इस व्यय को उसे स्वयं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ तो नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है, सरकारी खजाने का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति या एक जाति के लाभ के लिए नहीं करना चाहिए जब तक कि व्यय की राशि बहुत कम हो। उस राशि का दावा न्यायालय में किया जा सकता है। व्यय किसी मान्यता प्राप्त नीति एवं रीति रिवाज के आधार पर तब तक जो है नहीं करना चाहिए। चौथा, किसी प्रकार के भत्ते जैसे यात्रा भत्ता इस प्रकार से नहीं दिया जाना चाहिए कि वह लाभ का साधन बन जाए। पांचवा है, किसी भी अवस्था में खर्चा प्रत्यक्षता अवसर की मांग से अधिक न हो। उपरोक्त नियमों का पालन खर्चे की जांच के लिए निर्धारित विशिष्ट नियमों के अतिरिक्त एवं सर्वोपरि यही है वित्तीय औचित्य का मानक सिद्धांत। समझ में आ रहा है आप लोग को कुछ? हेलो हेलो, वित्तीय औचित्य का मानक सिद्धांत कुछ समझ में आया आप लोग को कि फिर से बताया जाए? हेलो हेलो, कोई आवाज नहीं। फिर से एक बार बोले वित्तीय औचित्य का मानक सिद्धांत। बोल दीजिए सर फिर से। है बस बोल दीजिए सर। एक बार फिर से बोल दें। ठीक, देखिए वित्तीय औचित्य है ना कि स्वीकृत निधि से व्यय करने के लिए आवश्यक है कि खर्चों में मितव्ययिता के साथ साथ सक्षम अधिकारी स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व यह देखे कि व्यय का औचित्य स्पष्ट है या नहीं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वित्तीय औचित्य के नियमों का पालन। जो नीचे पॉइंट है वही है वित्तीय औचित्य के नियमों का पालन। यह नियम हर प्रकार के खर्चे के लिए लागू होता है और प्रत्येक अधिकारी का जो है मार्गदर्शन भी करता है। इसका उद्देश्य है कि खर्चा सरकारी उद्देश्यों के अनुसार औचित्यपूर्ण हो। इसलिए किसी व्यय को करने के लिए मंजूरी देने वाले सक्षम अधिकारी को अपनी वित्तीय संबंधी शक्तियों का प्रयोग करते समय निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। यह नियम वित्तीय औचित्य के मानक कहलाते हैं। ये इस प्रकार है। पहला, किसी कार्य को करने के लिए मांगी जाने वाली धनराशि अवसर की मांग से अधिक तो नहीं है। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को व्यय करते समय सरकारी खजाने से निकाली गई राशि को व्यय इस प्रकार करना चाहिए जैसे कि एक साधारण व्यक्ति अपने पैसे का करता है। किसी भी अधिकारी के द्वारा, दूसरा पॉइंट है, किसी भी अधिकारी के द्वारा किसी व्यय को स्वीकृति प्रदान करने से पहले यह देख लेना चाहिए
कि इस व्यय से उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ तो नहीं हो रहा है। तीसरा पॉइंट है सरकारी खजाने का प्रयोग किसी एक विशेष व्यक्ति या एक जाति के लाभ के लिए नहीं करना चाहिए जब तक कि व्यय की राशि कम हो। उस राशि का दावा न्यायालय में किया जा सकता है। व्यय किसी मान्यता प्राप्त नीति एवं रीति रिवाज के आधार पर। चौथा पॉइंट है किसी प्रकार के भत्ते जैसे यात्रा भत्ता इस प्रकार से दिया जाना चाहिए कि वह लाभ का साधन न बन जाए। 5 में है किसी भी अवस्था में खर्चा प्रत्यक्षता अवसर की मांग से अधिक न हो। उपरोक्त नियमों का पालन खर्चे की जांच के लिए निर्धारित विशिष्ट नियमों के अतिरिक्त एवं सर्वोपरि। ठीक है। हेलो हेलो। सर। अरे तो अब हम लोग फिर पढ़ेंगे नपाई पुस्तक मेजरमेंट बुक। मेजरमेंट बुक क्या होता है? नपाई पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें ठेकेदारों द्वारा जो माल रेलवे को सप्लाई किया जाता है या रेलवे सर द्वारा। हाँ बोलिए। सर ये सब बोलिए। कुछ कुछ जो हिंदी वर्ड है ना उसका इंग्लिश भी बोलिए, इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हो जाता है। नपाई पुस्तिका यू पता है कुछ लोग इसलिए का रिस्पॉन्स नहीं आता है। आप बोल रहे हैं ना समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है सर। नपाई पुस्तिका आपका मेजरमेंट बुक हो गया। समझ रहे हैं? नपाई पुस्तिका को मेजरमेंट बुक बोलते हैं। आप लोग बीच में जो पूछ लिए कि सर क्या हुआ इसका इंग्लिश क्या हुआ। अब मान लो ब्यौरेवार प्राकलन तो उसका पूछ लिए डिटेल एस्टीमेट। डिटेल एस्टीमेट वैसे पूछ लीजिए तब तक पता चलेगा ना क्या आप लोग क्या नहीं जान पा रहे हैं। तो वास्तव में ये बात भी सही है। इतना शुद्ध हिंदी तो सही बात है कि फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो लेकिन क्या है मैटर है हिंदी में तो हाँ वही चीज ज्यादा लिस्ट है सर का बुक। ठीक है कोई बात नहीं तो वही चीज है इसीलिए तो थोड़ा सा रखा जाए, थोड़ा सा इसको इंग्लिश में वर्ड को इंग्लिश में रखा जाए जिसे जो चीज है ना आप उसको इंग्लिश में उसको बता दीजिए तो अच्छा रहेगा। नपाई सब बच्चा नपाई पुस्तिका को मेजरमेंट बुक बोलते हैं। तो नपाई मेजरमेंट बुक है क्या? तो नपाई पुस्तिका एक ऐसी पुस्तक है जिसमें ठेकेदारों के द्वारा जो माल रेलवे को आपूर्ति की जाती है उसका लेखा जोखा किया जाता है और जो सामग्री ठेकेदारों को रेलवे द्वारा कार्य के दौरान दी जाती है उसका भी इसमें लेखा किया जाता है। ठीक है। लेकिन उसमें लेखा कौन करते हैं? तो नपाई केवल कार्यकारी इंजीनियर सहायक इंजीनियर या प्राधिकृत अधीनस्थ के द्वारा इसमें लिखा जाता है। सभी नपाई पुस्तकें बहुत साफ साफ लिखी जानी चाहिए और साथ ही अंतिम नपाई ठेकेदार की उपस्थिति में की जानी चाहिए। नपाई पुस्तक में निम्न विवरण लिखे जाते हैं। पहला है निर्माण कार्य का पूरा विवरण जैसा कि प्राकलन में दिया गया है उसी आधार से। हाँ हाँ तो लिखा है अमाउंट वगैरह ये सब वगैरह। दूसरा है काम का स्थान, काम कहाँ हो रहा है उस। हाँ। तीसरा है ठेकेदार का नाम, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर नेम कहाँ कौन सा कॉन्ट्रैक्टर काम कर। चौथा है ठेकेदार से किए गए करार की या उसके पक्ष में जारी किए कार्य आदेश की संख्या। वर्क ऑर्डर तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का बना हुआ है वो। हाँ उसका कार्य आदेश का संख्या और तारीख। क्या वर्क ऑर्डर नंबर है किस डेट को मतलब जारी हुआ। फिर है कार्य प्रारंभ होने और पूरा होने की तारीख। कार्य कब प्रारंभ हुआ, स्टार्ट डेट एंड डेट। फिर नपाई की तारीख, मेजरमेंट डेट। आपूर्ति की सामग्री के मामले में नपाई पुस्तक में निम्न विवरण होते हैं। सप्लाई लोगों का है सप्लाई हाँ
ये रहना चाहिए। हाँ, पहला है आपूर्तिकर्ता का नाम, सप्लायर का नेम। हाँ। दूसरा है आपूर्तिकर्ता के साथ किए गए करार की अथवा खरीद आदेश की संख्या और तारीख। परचेज ऑर्डर का डेट और हाँ। सप्लाई ऑर्डर जो है। हाँ, आपूर्ति का उद्देश्य, सप्लाई का क्या उद्देश्य है। फिर है चौथा प्रारंभ होने और पूरी होने की तारीख, स्टार्ट डेट और एंड डेट। हाँ। फिर है नपाई की तारीख, लास्ट मेजरमेंट डेट। हाँ। सभी कार्यों एवं माल की आपूर्ति के लिए ठेकेदार को भुगतान इस पुस्तक में दर्ज नपाई के आधार पर किया जाता है। यानी ठेकेदार को जो पेमेंट होता है वो इस पुस्तक में जो लिखा रहेगा उसी के आधार पर मेजरमेंट जो रिकॉर्डेड है वो सारा उसी के आधार पर हाँ होगा। चूंकि ठेकेदारों के बिल नपाई पुस्तक के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जो उसका कॉन्ट्रैक्टर का बिल है मेजरमेंट आधार पे तैयार किया जाता है। और नपाई जो इस पुस्तक में दर्ज होती है ठेकेदारों को माल की आपूर्ति की मात्रा या कार्य के लिए भुगतान का आधार होती है। मेजरमेंट बुक में जो माल की आपूर्ति की मात्रा दर्ज होती है उसी के आधार पर जो है उसको कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान होता है। ठेकेदारों को भुगतान की इस पुस्तक में टिप्पणी जो है दर्ज कर दी जाती है। यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्ड। इस पुस्तक पर क्रमानुसार नंबर लगे होते हैं और इन पुस्तकों का क्रम नंबर एक रजिस्टर में इंदराज किया जाता है। इस रजिस्टर में यह भी लिखा जाता है कि पुस्तक कब जारी की गई। इशू डेट जो है हाँ। बुक कब इशू किया गया वो डिटेल हाँ, उसका डेट लिखा जाता है। उस अधिकारी का नाम एवं पद जिसे जारी की गई और ये किस डेट को इशू हुआ है हाँ। वो सारा नहीं, किस अधिकारी को दिया गया उसका नाम, ऑफिसर्स को हाँ इशू किया गया उसका नाम एवं पद भी लिखा जाता है और उसके द्वारा कब वापस की। रिटर्न करें। हाँ, इन पुस्तकों को 10 साल तक सुरक्षित रखा जाता है ताकि तक इसको सुरक्षित रखना, हाँ, ताकि जो मतलब कि किसी तरह का ऑब्जेक्शन आया तो देखा जा सके। यही है आपका मेजरमेंट। ठीक है, आपको डाउट रहा क्या मेजरमेंट को लेकर के? कुछ क्लियर हुआ? क्लियर है सर। ठीक है, प्रोसीड सर। तो अब आप और क्या मतलब बताया जाए आप लोग। ठेकेदार बिल में कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर हो गया ठेकेदार बिल। कॉन्ट्रैक्टर बिल समझ में आ गया कि उसका जांच कैसे होता है। सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ हाँ बोलिए। हेलो बोलने के लिए फ्री है एकदम, जो बोलना है बोलिए, फ्री होगा तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। सर आवाज आपको सुनाई दे रहा है? 100% पूरा बहुत अच्छा आवाज है। सर बोल रहे हैं कि जैसे कॉन्ट्रैक्टर बिल के बारे में, कॉन्ट्रैक्टर मेजरमेंट बुक के बारे में पढ़ाए ना सर, तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन मतलब के बात आप बहुत अच्छा बताएं, लेकिन उस चीज को ना आप हाईलाइट नहीं किए, जिस वजह से उसका इम्पोर्टेंस कम गया। जैसे अभी आप लास्ट में क्या बोले कि मेजरमेंट बुक को 10 सालों तक मतलब सुरक्षित रखा जाता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। तो आपको इस पर थोड़ा मतलब इम्पैक्ट डालना चाहिए था कि इसको आप लोग जरूर याद कीजिएगा, तब थोड़ा सर क्लास ना इफेक्टिव लगता है, अदरवाइज बिल्कुल मन नहीं लगता है सर। सही सही एकदम सही। आपका जो एजेंसी सर्टिफिकेट बताए, मेजरमेंट बुक बताए, वित्तीय औचित्य का मानक सिद्धांत, ठेकेदार का बिल, ये सब VVI क्वेश्चन। ये एक्सपेंडिचर का बहुत टॉप मोस्ट क्वेश्चन, ये आपको 3A में भी आएगा। और अगर कुछ पूछिएगा तो बोलिए, कॉन्ट्रैक्टर वाला में कुछ पूछना है तो बोलिए। 5 मिनट बचा हुआ है, फिर सेशन एंड कर दिया जाएगा। फिर टाइम भी इसको है मीटिंग का, उसके अंदर 5 मिनट है। क्या कुछ दूसरा देखा जाए? हाँ सर आगे आगे बढ़िए सर। तो आगे आप
एक चीज और जान लीजिए कि जो है अच्छा मतलब सर, एक्सक्यूज मी सर, ये मोबाइलाइजेशन एडवांस के बारे में बता रहे थे सर। मोबाइलाइजेशन एडवांस, यस सर। उसके बारे में तो कुछ नहीं बताया। तो उसी के बारे में कुछ बता दीजिए सर, ये थोड़ा है सर, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। ये सब बहुत बार में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे हैं सर, तो ये सब क्वेश्चन का ना मेंशन किया हुआ है। तो थोड़ा इस पर कुछ मतलब बता दीजिए सर कि मोबाइलाइजेशन एडवांस क्या है, कैसे निकलता है, ये सब जो भी इसका फीचर है सर। अच्छा, उसका हिंदी बताइए तो जरा। हिंदी सर, हम्म, कुछ वर्ड का ना हिंदी बहुत टफ हो जाता है। हिंदी सर ना नहीं बता सकते हैं सर, उसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग क्या होता है जो नहीं बता सकते हैं सर। रैंडम मतलब अग्रिम भुगतान, यही ना पूछ रहे हैं। अग्रिम भुगतान नहीं, भुगतान अग्रिम। होता है मोबिलाइजेशन एडवांस। ये 25 करोड़ से ऊपर के ठेका मूल्य पर में दिया जाता है जीएम के अप्रूवल से। अच्छा अच्छा, उस वो वाली चीज जानना चाह रहे हैं, उसके ये बारे में। एमएसओपी में वर्क सेक्शन मीटर में है, पारा 5C है सिंगल इसका। तो उसके बारे में उतना जानकारी नहीं है। ठीक है, गलत बताने से क्या फायदा। अच्छा सर, नेक्स्ट क्लास में सर, नेक्स्ट क्लास में जब आइएगा ना तो थोड़ा मोबाइलाइजेशन एडवांस के बारे में बताइएगा ना सर। ठीक। सरकार का क्लास और नहीं है ना, अब इनका क्लास नहीं है। ऐसे आप जानना चाहेंगे तो हम ईएनजीए सेक्शन में है, तो हम पढ़ के देख खोज के बता देंगे। सर यहाँ बताइएगा तो पांचों डिवीजन को पता चलेगा ना सर, तो सब लोग लाभान्वित होंगे। तो अच्छा है कि सर यहीं बता दीजिएगा। अब मेरा कल से तो क्लास है नहीं। किसी दिन जुड़ जाइएगा, जुड़ करके आप खुद से रखिएगा, इसी में हम लोग कर लेंगे। क्या फर्स्ट सेशन में कर लिया, फर्स्ट सेशन में दोबारा ज्वाइन करके, फर्स्ट सेशन में टाइम मिलता भी है तो फर्स्ट सेशन में सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी दिन आ जाएंगे और जुट जाएंगे, और उसके बाद जैसे 12:40 तक क्लास होता है, 12:40 के बाद लगातार कर देंगे। अगर सेशन नहीं होगा तो फिर से रिज्वाइन करा सकते, बता देंगे उसको। क्या ये सर फर्स्ट सीटिंग, क्या बोलता है, फर्स्ट सेशन के बाद बहुत सारा टाइम मिलता है। फर्स्ट सेशन में कर सकते हैं। और नहीं कुछ समझ में आया तो आप ग्रुप में है नहीं, अपना मोबाइलाइजेशन से स्टेटमेंट के बारे में आप ऑडियो भी भेज दीजिएगा। क्या है, क्या ये भी संभव है ना, उसका कुछ नोट्स मिल जाए तो नोट्स भी भेज सकते हैं सर। अब सर को देना है, जैसे नॉलेज दे दें उसके अनुसार लिख लिया जाएगा। हाँ, जी कुछ जी। मतलब भेजिएगा तो हम भी देख लेंगे उसमें क्या है। चलिए ठीक है, और कुछ बताइए, और कुछ पूछना है? ठीक है, क्वेश्चन वही करता है जो पढ़ता है। क्वेश्चन नहीं कर रहा है मतलब या तो जानते हैं या कुछ नहीं जानते हैं। जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो जरूर क्वेश्चन करेंगे, कुछ ना कुछ उसमें हाँ ना कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। खैर जो भी हो, ओवरऑल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई बेहतर से बेहतर क्लास हो, और टाइम भी अब नहीं अलाउ कर रहा है ज्यादा बातचीत करने का। और अगर देखिए क्वेश्चन है तो क्वेश्चन 2 मिनट बचा हुआ है, अगर आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज सेशन एंड कर दिया जाए। ठीक है, तो सेशन एंड किया जाए, कल मिलते हैं फिर। कल हम लोग फिर से फर्स्ट सेशन में मिलते हैं 12 बजे। ठीक है। अब नेटवर्क का इशू नहीं है, कोई साउंड का इशू नहीं है, जो प्रॉब्लम था सारा सॉल्व कर दिया गया है। नेटवर्क का इशू हो गया है, साउंड वाला भी थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, उसको सॉल्व कर दिया गया। खुश रहो। ठीक है, ओके, मिलते हैं। तैयारी अपनी जाके